Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 8 of chapter 2 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss polysaccharides. आज के लेक्चर्स के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनमें हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, और इसके अलावा हम बात करेंगे chemical structures, properties and functions of some important polysaccharides such as starch, glycogen, cellulose and chitin. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था जी। तो अब हम देख लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं जी। पॉलीसैकेराइड्स ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि पॉली का मतलब होता है मैनी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैनी की कोई ना कोई रेंज होनी चाहिए। तो मैनी की यहाँ पर रेंज क्या थी? मैनी की रेंज है मोर देन 10। तो मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में है तो उस कार्बोहाइड्रेट को आप पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की फर्दर काफी टाइप्स होती हैं। पॉलीसैकेराइड्स को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरी टाइप को कहा जाता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड ऐसा पॉलीसैकेराइड होगा व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट। अगर कोई पॉलीसैकेराइड सेम रिपीटिंग यूनिट से कंपोज हुआ हो, उसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं मोनोमेरिक यूनिट्स वो सेम टाइप की हों, तो ऐसी सूरत में आप उस पॉलीसैकेराइड को होमोपॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। तो इसमें जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर्स सेम होने चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंट मोनोमर्स मौजूद हैं किसी पॉलीसैकेराइड के अंदर, तो ऐसी सूरत में आप उस पॉलीसैकेराइड को हेट्रोपॉलीसैकेराइड के तौर पर डिफाइन करेंगे। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आर दोज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोमर्स, लेकिन हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स आर दोज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। पॉलीसैकेराइड्स में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उन टाइप्स में आप देखिए कि स्टार्च, जिसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, और दूसरा ग्लाइकोजन और तीसरा सेलुलोज। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं। इसके अलावा काइटिन भी एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है, अभी उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। पहले इन तीनों को जरा हम कंपेयर कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि इनका जो सोर्स है ना वो डिफर करता है। जैसे आप अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को देखिए, ये प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ग्लाइकोजन इज एनिमल कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज इज अगेन प्लांट कार्बोहाइड्रेट। इनका अगर हम सब यूनिट कंपेयर करें तो स्टार्च भी और ग्लाइकोजन, ये दोनों स्टार्च की दोनों फॉर्म्स और ग्लाइकोजन ये सब अल्फा ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, लेकिन सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। फिर इसी तरह से इनके अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, आपको अमाइलोज में स्पेसिफिकली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी मिलता है। और इसी तरह से ग्लाइकोजन में भी अमाइलोपेक्टिन की तरह अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा, लेकिन सेलुलोज इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर आपको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। फिर इसी तरह से इनकी अगर हम ब्रांचेस को कंपेयर करें, यानी स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, तो स्टार्च में आपको अमाइलोज के अंदर किसी किस्म की कोई ब्रांच नजर नहीं आएगी। ये एक बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये आमतौर पर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ऑन द अदर हैंड अमाइलोपेक्टिन, इसमें ब्रांचेस मौजूद हो सकती हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर 20 सब यूनिट्स के बाद आपको एक ब्रांच मिलेगी। लेकिन ग्लाइकोजन, इसमें भी ब्रांचेस तो होती हैं, और ये अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगा, क्योंकि तकरीबन हर 10 यूनिट के बाद आपको इसमें ब्रांच नजर आएगी। और सेलुलोज अगेन ये अनब्रांच्ड होता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनकी डायग्राम देख सकते हैं कि जो अमाइलोज होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगा, बल्कि यहां पर इसको ज्यादा करेक्टली यूं रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये यूं स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होगा। ऑन द अदर हैंड
अमाइलोपेक्टिन ये स्ट्रेट होता है, लेकिन इसमें आपको ब्रांचेस नजर आएंगी, ये इस तरह कॉइल्ड नहीं होगा जैसे आपको ये अमाइलोज दिखाया है। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी आपको ये अमाइलोपेक्टिन के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबलिंग नजर आएगा, बस फर्क ये होगा कि ग्लाइकोजन के ऊपर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी और अमाइलोपेक्टिन पर नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत कम होंगी। और इसी तरह से अब आप सेलुलोज को देखिए तो सेलुलोज भी एक अनब्रांच मॉलिक्यूल है, लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए तो सेलुलोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यूं अपराइट पोजीशन में है तो दूसरा इन्वर्टेड पोजीशन में, फिर अपराइट फिर इन्वर्टेड। इस तरह से आपको ये पूरा स्ट्रक्चर इसका नजर आएगा। और इसके अलावा इनकी अगर हम शेप कंपेयर करें तो ये देखिए ये शेप आपको नजर आ रही है, मैंने जैसे अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया कि ये स्पाइरल शेप में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रांचिंग नेटवर्क पर मुश्तमिल होगा। लेकिन ग्लाइकोजन के मुकाबले में आपको माइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कम नजर आ रही है, ये ज्यादा ब्रांच्ड है, और जबकि सेलुलोज ये भी अनब्रांच्ड होता है और ये इस तरह से लीनियर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और भी पॉइंट याद रखना है कि इन मॉलिक्यूल्स को टेस्ट करने के लिए एक बायोकेमिकल टेस्ट सजेस्ट किया जाता है जिसे आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन, आपने अगर लैब में आयोडीन सॉल्यूशन को देखा हो तो ये कोई तकरीबन ये गोल्डन ब्राउन कलर का आपको ये सॉल्यूशन नजर आएगा, गोल्डन ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, इसे आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन जब हम किसी मटेरियल के ऊपर पोर करते हैं और उसका कलर अगर एट वंस डार्क ब्लू या पर्पलिश कलर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सैंपल स्टार्च कंटेन करता है। और अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन को किसी सैंपल के ऊपर पोर करें और उसका कलर एट वंस रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि वहां पर ग्लाइकोजन मौजूद है। लेकिन सेलुलोज की केस में आयोडीन का कोई कलर चेंज अपीयर नहीं होता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर आयोडीन मौजूद है अगर उसका कलर चेंज नहीं होता, वहां पर कोई तीसरी चीज भी हो सकती है अगर कलर चेंज नहीं हो रहा। बहरहाल हम सेलुलोज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो आयोडीन टेस्ट के जरिए सेंस नहीं हो सकता। जी, तो पॉलीसेक्राइड में देखिए अमाइलोज अभी हमने जो कवर किया, तो अमाइलोज बेसिकली ये हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें ये कार्बन 1 है इसका और इस मॉलिक्यूल का ये कार्बन 4 है, तो कार्बन 1 और 4 के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से ये 2 अल्फा ग्लूकोजेस का जो डाइसेक्राइड बनता है उसे कहते हैं माल्टोज। तो ये माल्टोज बना है, उसके साथ फिर एक और ग्लूकोज कंडेंस होगा, फिर एक और होगा, तो यूं इस तरह से नंबर ऑफ ग्लूकोजेस जब कंडेंस हो जाते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टार्च एंड दिस टाइप ऑफ अनब्रांच्ड स्टार्च इज कॉल्ड अमाइलोज। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में आपको इस तरह से ये ना सिर्फ एक स्ट्रेट चेन नजर आएगी जिसके अंदर आपको अल्फा 1,4 टाइप की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस मिलेंगी, बल्कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक एडिशनल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी नजर आएगा। ब्रांचिंग जिस जगह पर मौजूद होती है तो वो ब्रांच वाले पॉइंट पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी नजर आएगा। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर का जहां तक ताल्लुक है, तो सेलुलोज ये बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से बाकी आपने अल्फा ग्लूकोज पढ़ा इसी तरह से ये बीटा ग्लूकोज भी है। तो इसमें आप देखिए कि इसका ऑक्सीजन की तरफ OH ग्रुप है, तो ये इन्वर्टेड पोजीशन में आ गई है, फिर उसके बाद ये अपराइट पोजीशन में है, फिर इन्वर्टेड। तो इस तरह से इन्वर्टेड अपराइट पोजीशंस में ये ग्लूकोज यूं अरेंज्ड होते हैं और इस मॉलिक्यूल को सेलुलोज कहा जाएगा। सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस पाई जाती हैं और ये स्ट्रक्चर सेलुलोज मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देगा। इसी तरह से काइटिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरह का है। काइटिन सिर्फ फर्क ये है कि ये फंजाई का ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है और जबकि सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। काइटिन इज आल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज, समटाइम इसको फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, फंगल सेलुलोज। तो इस लिहाज से आपसे अगर पूछा जाए कि क्या फंजाई के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, नो, फंजाई डू नॉट कंटेन सेलुलोज। लेकिन व्हाट इज फंगल सेलुलोज, तो फिर आपका आंसर होगा काइटिन इज कॉल्ड फंगल सेलुलोज। तो काइटिन ये फंगल सेलुलोज कहलाता तो है, लेकिन वैसे आपसे फंजाई में सेलुलोज का पूछा जाए तो आपने इनकार करना है, नो, फंजाई डू नॉट कंटेन सेलुलोज। काइटिन में जो इसका मोनोमेरिक यूनिट है ना, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा और वो उसमें मॉडिफिकेशन क्या है आप देखिए। ये वैसे आमतौर पर जो बीटा ग्लूकोज बनाते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बीटा ग्लूकोज है, सिर्फ फर्क ये है कि इसके कार्बन 2 पर OH की जगह पर नाइट्रोजन आ गया, अमाइनो ग्रुप आ गया और इस अमाइनो ग्रुप के साथ ये एक
कीटो ग्रुप है और उसके बाद फिर आपको ये मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं एन एसिटाइल ग्रुप। तो इस एन एसिटाइल ग्रुप के आने की वजह से ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, इस शुगर का नाम बन गया है ग्लूकोसेमाइन। इसको बल्कि पूरा नाम देते हैं एन एसिटाइल बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। इसको पूरा नाम क्या दिया जाएगा? बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो ये बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एक अमाइनो शुगर है। इस अमाइनो शुगर की आपको ये इन्वर्टेड पोजीशन नजर आ रही है, ये अपराइट पोजीशन, ये इन्वर्टेड या अपराइट, इन्वर्टेड अपराइट। इस तरह से ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के जरिए अगर ये बहुत सारे बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन कंबाइन हो जाएं तो ऐसी लीनियर चेन को काइटिन कहा जाएगा। तो काइटिन और सेलुलोज का स्ट्रक्चर बहुत रिजेंबलिंग था और इसी तरह से आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बहुत रिजेंबलिंग नजर आया। पॉलीसेकेराइड की इन तमाम टाइप्स में आपने सेलुलोज को खास तौर पर याद रखना है कि सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। पॉलीसेकेराइड में भी मोस्ट अबंडेंट है और ओवरऑल भी ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। इसके अलावा आप पॉलीसेकेराइड्स पढ़े होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एगर है, पेक्टिन है एंड हाइलुरोनिक एसिड। सो ये मजीद कुछ डिफरेंट टाइप्स की पॉलीसेकेराइड्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.